जीवन में शांति और उत्साह को अनमोल स्तंभ माना गया है। शांति मन को स्थिर करती है, विचारों को पवित्र बनाती है और संबंधों में मधुरता लाती है। वहीं जो उत्साह है वो जीवन में ऊर्जा, साहस और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि जब मन शांत होता है और हृदय उत्साह से भरा होता है तो व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है, उसके कार्यों में ऊर्जा आती है, शक्ति आ जाती है। नमस्कार, सुप्रभातम। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। हम सभी जानते हैं कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा समय के सदुपयोग को सफलता का आधार मानती है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में समय की इसी निरंतर चलने की गति का वर्णन किया है और बताया है कि न कालः कालमत्येति, न कालः परिहीयते, स्वभावं च समासाद्य कालः सर्वत्र गच्छति। इसका मतलब है समय न कभी रुकता है, न कभी कम होता है। वो अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया जाए, समय के अनुसार अपने कार्य को सुनिश्चित किया जाए। आइए समय का सदुपयोग करते हैं, समय के बारे में जान लेते हैं आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी संगति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसी संगति होती है वैसे ही विचार बनते हैं, वैसा ही आचरण होता है और अंत में वैसा ही व्यक्ति का जीवन बन जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति में संगति पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात की गई है। आइए सुभाषित के माध्यम से जानते हैं कि हमारी संगति हमारे विचारों, हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। सुनिए सुभाषित। कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्षणं निषेवते तदेवापहरत्येनं तस्मात् कल्याणमाचरेत्। मनुष्य अपने कर्मों, विचारों और वचनों के द्वारा जिस किसी भी विषय का निरंतर अभ्यास करता है, वही अंततः उसके व्यक्तित्व को ढालकर उसे उसी दिशा में खींच ले जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने चिंतन और संवाद में केवल कल्याणकारी विषयों को ही स्थान देना चाहिए। Whatever a person continuously practices through their actions, thoughts, and words ultimately shapes their personality and draws them in that very direction. Therefore, one should always give space only to beneficial subjects in one's thoughts and conversations. और अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। और भारतीय ज्ञान परंपरा में बात करेंगे एक विशेष वृक्ष की, अर्थात नीम की। नीम भारतीय ज्ञान परंपरा और आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष माना गया है। पौराणिक काल से ही इसका उपयोग अनेक रोगों के उपचार में किया जाता रहा है। संस्कृत में इसे सर्वरोग निवारिणी और अरिष्ट भी कहा गया है। आयुर्वेद ग्रंथों में नीम के त्वचा रोग, संक्रमण, रक्त शोधन और प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने वाले गुणों का उल्लेख मिलता है। इसलिए इसे प्राकृतिक औषधि के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। आइए हमारे इस कार्यक्रम में नीम के औषधीय गुणों, स्वास्थ्य लाभों और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसके महत्व को विस्तार से जानते हैं। देखिए जनेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति और सभ्यता वनों से ही आरंभ हुई।
प्रकृति के विविध स्वरूप को समझते हुए वृक्षायुर्वेद की रचना की गई। भारतीय संस्कृति में वृक्षों की जितनी महिमा गरिमा का उल्लेख किया गया है, संभवतः और किसी देश की संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है। प्रत्येक पेड़ पौधे, वनस्पति व वृक्ष में प्रकृति की एक अनुपम शक्ति और रहस्य छुपा हुआ है, जिसका आख्यान वेदों, उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों, लोक विश्वासों व परंपराओं में अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है। इन्हीं वृक्षों में एक नीम है, जो पौराणिक काल से ही कई बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। नीम के पेड़ का हर भाग इतना लाभकारी है कि संस्कृत में इसको सर्व रोग निवारणी कहा जाता है, यानी सभी बीमारियों की दवा। नीम अपने औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन में पिछले हजारों सालों से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल हो रहा है। नीम को संस्कृत में अरिष्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, पूर्ण और कभी खराब न होने वाला। भाव प्रकाश प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार नीम के अर्क में मधुमेह यानी डायबिटीज, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। नीम के तने, जड़, छाल और कच्चे फलों में शक्तिवर्धक और मियादी रोगों से लड़ने का गुण भी पाया जाता है। इसकी छाल खासतौर पर मलेरिया और त्वचा संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी होती है। शास्त्रों में हम देखते हैं कि जब शीतला माता के लिए यह काफी पुष्टि प्रदान करने वाला है, जब चेचक वगैरह व्यक्ति को हो जाता है तो उससे झाड़ लगाई जाती है, क्योंकि नीम के वृक्ष में जो एक विशेष तत्व होता है, उसकी जो कड़वाहट होती है, वह कड़वाहट विविध प्रकार के रोगों का शमन करती है, विशेषकर संक्रमण को। क्योंकि इसका प्रयोग हम भारतीय संस्कृति में चैत्र मास में देखते हैं। चैत्र मास में बहुत सारे ग्रंथों में यह बतलाया गया कि निम्ब पत्रम प्रासयेत। प्रासन का मतलब है कि नीम के कोमल पत्तों को लेकर के मुख में रख करके और बिना दांत लगाए उसको धीरे 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 कुचलना, बिना दांत लगाए, केवल जिह्वा के सहारे और तलवा के सहारे। तो तालू और जिह्वा के सहारे धीरे धीरे उसका जब हम प्राशन करते हैं, भक्षण करते हैं, तो वह रस के रूप में हमारे शरीर में जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में जगह जगह पर नीम के वृक्ष पाए जाएंगे। नीम के बारे में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों में इसके फल, बीज, तेल, पत्तों, जड़ व छिलके में बीमारियों से लड़ने के कई फायदेमंद गुण बताए गए हैं। इसे ग्रामीण औषधालय का नाम भी दिया गया है। यह वृक्ष अपने औषधि गुण के कारण पारंपरिक इलाज में बहुपयोगी सिद्ध होता है। इसमें कई तरह के कड़वे परंतु स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ होते हैं, जिनमें मार्गोनसी, निम्बिडिन, निम्बिस्टेरोल प्रमुख हैं। यह हर्बल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड साबुन, एंटीसेप्टिक क्रीम, दातून, मधुमेह नाशक चूर्ण, कॉस्मेटिक आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नीम की छाल में ऐसे गुण होते हैं जो दांतों और मसूड़ों में लगने वाले तरह तरह के बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते हैं, जिससे दांत स्वस्थ व मजबूत रहते हैं। वृक्ष सभी को समान रूप से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, पंथ, जाति का है। सभी सुखी तब होंगे जब निरोगी रहेंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति में वृक्षों को काटना पाप माना गया है और पूजा पद्धति में वृक्षों को सम्मानित किया गया है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आप देख रहे थे भारतीय ज्ञान परंपरा में नीम के महत्व के विषय में, नीम से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के विषय में। इसी स्वास्थ्य क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे कुछ और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बातों की, उपयोगी औषधीय गुणों की। चलिए, और इसके लिए हम स्पेशल हेल्थ सीरीज में आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य को समग्र दृष्टि से अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। और इसके लिए 360 प्रोग्राम में, योग 360 प्रोग्राम है, उसमें आपको ले चलते हैं, जिसमें किरण भारद्वाज आपको प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। लो बैटरी सिर्फ फोन की नहीं होती, कभी कभी हमारे दिमाग की भी होती है।
सवाल ये है कि क्या आपने अपने ब्रेन को समय पर चार्ज किया? शार्प मेमोरी किस्मत से नहीं मिलती, ये डेली की हेल्दी हैबिट्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्टिव ब्रेन का परिणाम है। 5 मिनट पहले देखी हुई क्या कोई 3 चीजें आपको याद हैं? अगर नहीं तो आज का ये सेगमेंट आपके लिए खास है। क्या आप भी चाहते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेन, शार्प मेमोरी और हर काम में परफेक्ट फोकस? तो चलिए आपके ब्रेन को शार्प बनाते हैं और आपकी मेमोरी को तेज बनाते हैं। मेमोरी यानी हमारी स्मृति केवल बातें याद रखने की क्षमता नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, सीखने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता का आधार है। एक मजबूत स्मृति हमारे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करती है। अच्छी याददाश्त विद्यार्थियों की पढ़ाई में, कामकाजी लोगों की कार्य कुशलता में, सही समय पर सही निर्णय लेने और उत्पादकता में सहायक होती है। जब हम नियमित रूप से अपने दिमाग को सक्रिय रखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, पढ़ते हैं या फिर पजल सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव होता है और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली याददाश्त की कमी भी धीमी हो जाती है। अच्छी याददाश्त मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। अपनी स्मृति को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाया जा सकता है और इसमें उपयोगी हैं कुछ सरल उपाय। वर्कआउट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ब्रेन को भी चाहिए डेली ट्रेनिंग सही। तो आप सीखते रहिए रोज कुछ नई बात और नियमित रूप से कीजिए योग अभ्यास, तभी तो शार्प मेमोरी रहेगी आपके साथ। अगर हम नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, हम अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने वाले अभ्यास करते हैं, तो ये हमारे मेमोरी को अच्छा रखते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम अपनी याददाश्त को बेहतर करने के लिए जो ले लेते हैं वो है गुरु प्रणाम आसन का अभ्यास। इसको हम शशांक आसन भी कहते हैं। अलग अलग लीनिएजेस में अलग अलग आसनों के अलग अलग नामों का प्रयोग होता है। तो गुरु प्रणाम में भी हम प्रसरित गुरु प्रणाम का अभ्यास करेंगे, जो सभी लोग कर सकते हैं। हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, उसके लिए हाथों को इस तरह से जमीन पर पहले टिका देते हैं, चेहरा सामने है। हम अपनी गर्दन पर, देखिए याद रखिए, जो भी हम ब्रेन की प्रैक्टिसेस लेंगे उसमें हमारा नेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस स्थिति में आना, थोड़ी देर रुकना और फिर हाथों को घसीटते हुए आगे की ओर झुकना यथा सामर्थ्य। हो सकता है आप यहीं तक रुक पाए, यहीं रुक जाएं, और कुछ हो सकता है माथा जमीन से छू लें ऐसे, तो माथे को जमीन से छू देना। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों को घसीटते हुए वापस ले आएंगे। इसी में हम आगे थोड़ा सा मुक्त मेरु की ओर जब बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आकर के हाथ को जमीन पर टिकाना, घसीटते जाएं, घसीटते जाएं। हिप्स को भी उठा लीजिए और अपनी चिन को जमीन से छूने का प्रयास करें। यहाँ रक्त का प्रवाह खोपड़ी की तरफ है, लेकिन गर्दन पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से अपने आसन में वापस आ जाना। ये 2 अभ्यास आप प्रतिदिन कीजिए। इसी के साथ प्राणायाम में आप लीजिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। ये भ्रामरी प्राणायाम में होने वाली भ्रमर गुंजन हमारे ब्रेन को इंस्टेंटली एक्टिवेट करती है। तो आप अपने आसन में बैठे पहली उंगली से कान के फ्लैप को बंद करना है और फिर नासिका से सांस लेना, नासिका से ही छोड़ना, पर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को क्रिएट करना है। देखिए एक बार। जितनी देर तक आप सांस इजीली बाहर छोड़ सकते हैं, ध्वनि को क्रिएट करना, फिर कानों को खोल देना। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल लेंगे। फास्ट लाइफ में स्लो मत होना, अपने ब्रेन को रोज नया चैलेंज देना। मेमोरी को बूस्ट करने के लिए जरूरी है हर दिन ब्रेन हेल्दी फूड्स लेना। स्मृति को बढ़ाने के लिए विशेषकर बहुत सारे आहार और विहार आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए हैं। जैसे आहार में, अनाज में हमें मोटे अनाज और अनपॉलिश्ड अनाज का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अनपॉलिश्ड और मोटे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है और चावल है, इनका प्रयोग कर सकते हैं हम। और सब्जियों के अंदर हरी पत्तेदार और जो मौसमी सब्जियां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। मुख्य विशेष रूप से जो स्मृति को बढ़ाने वाली सब्जियां जैसे पेटा है,
कद्दू है, चुकंदर है, गाजर है। तो चुकंदर और गाजर का यदि हम नियमित रूप से जूस के रूप में या सलाद के रूप में सेवन करेंगे तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को बनाए रखेगा, जिससे ब्रेन तक ऑक्सीजन नियमित रूप से पहुंचती जाएगी और हमारी मेमोरी की पावर में वृद्धि होगी। इसके अलावा फलों के अंदर हम अनार का सेवन है, आंवला का सेवन है, नारियल का पानी है, इसका विशेष रूप से सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट के अंदर हम विशेष रूप से अखरोट है, बादाम है, या जैसे बीज है, अत्सी के बीज है या पेठे के बीज है, इनका सेवन विशेष रूप से हम कर सकते हैं, जो आपकी स्मृति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को नियमित रूप से 7 से 8 घंटे की निद्रा का सेवन करना चाहिए, जो ब्रेन के रिजुविनेशन में विशेष रूप से लाभकारी होता है। और जो आहार विहार जिनका वर्जित है, वो जिनके सेवन से स्मृति का नाश होता है, विशेष रूप से मादक पदार्थ का सेवन, बासी पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थ में जैसे तंबाकू का सेवन है, मद्यपान का सेवन है और गुटखा का सेवन है, ये सभी ब्रेन सेल्स को एक्टिविटी को बहुत ही लोअर कर देते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और घी जो हर घर में उपलब्ध होता है, यदि इनका हम नियमित रूप से सेवन करें तो ये ब्रेन टॉनिक का कार्य करता है। इसके अलावा ब्राह्मी है और मंडूकपर्णी है, इसके शरबत बाजार में मिलते हैं, इनका नियमित रूप से सेवन किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, यही है स्मार्ट लाइफ की रियलिटी। इन औषधियों से आप भी बनाएं शार्प ब्रेन, अमेजिंग मेमोरी। आयुर्वेद में जो हमारा मस्तिष्क है, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारी मेधा शक्ति, जो यादाश्त यानी कि स्मृति, डिटर्मिनेशन, विल पावर को या कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेध्य औषधियों का वर्णन है। कई प्रकार के घी, जैसे कि आपको ब्राह्मी घृत, कल्याण घृत, महाकल्याण घृत, ये घी के रूप में मेडिकेटेड घी हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। एज फूड आप इनको सेवन कर सकते हैं। साथ में जो है शंख पुष्पी है, उसकी टैबलेट्स मिल जाती हैं, चूर्ण भी आप उसका ले सकते हैं, ब्राह्मी टैबलेट्स ले सकते हैं। यष्टि मधु है, उसके अलावा गुडुचि, गिलोय आप सेवन कर सकते हैं किसी भी रूप में। ये सभी चीज़ें जो हैं मेध्य रसायन के रूप में आयुर्वेद में वर्णित हैं और इससे आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी। साथ में ध्यान रहे, आप बादाम, अखरोट ऐसी चीज़ों का सेवन करें। घर में भी जो खाना बनता है, सात्विक भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेमोरी के लिए। और थोड़ा सा समय निकालें जब माइंड को रिलैक्स रखें, चाहे आप जो है शवासन करें, डीप ब्रीदिंग करें, अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनें। अगर आपको अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रखनी है तो उसके लिए अच्छी गहरी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है या आप रात को देर तक जगते हैं, उससे भी जो है आपकी मेमोरी कमज़ोर होती है। और स्ट्रेस तो कारण है ही, आजकल बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव के कारण, इवन अगर इमोशनल लेवल पर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, तो इन तमाम चीज़ों को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। और यदि आपको मेमोरी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज ही एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से अच्छा परामर्श लीजिए। याद रखिए, एक स्वस्थ दिमाग ही सफल, सक्रिय और खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी नींव है। तो आप भी अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखिए, जिससे आपकी स्मृति यानी मेमोरी मजबूत बने। आज आपने जाना शशांक आसन का अभ्यास, मुक्त मेरु आसन का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम करना लाभकारी है, स्मृति को बढ़ाने में उपयोगी है योग। बिना पॉलिश किए हुए ज्वार, बाजरा, गेहूं व चावल का सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल व मेवे खाएं। चुकंदर और गाजर का रस पीना लाभकारी है। मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। ब्राह्मी घृत, कल्याण घृत, महाकल्याण घृत का सेवन उपयोगी है। शंख पुष्पी की वटी या चूर्ण लेना लाभकारी है। यष्टि मधु व गिलोय का सेवन करें। बादाम, अखरोट व बीजों का सेवन स्मृति को बढ़ाने के लिए लाभकारी है। सब कुछ ऑनलाइन मिल सकता है, लेकिन हमारी मेमोरी का बैकअप हमारे ब्रेन में ही मिलता है। शार्प ब्रेन ही है असली पावर। स्ट्रॉन्ग मेमोरी रहे एवरी आवर। तो आप भी अपने ब्रेन को दीजिए डेली मिशन, तो आपकी मेमोरी बनेगी सुपर एडिशन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
तो आप अपनी स्मृति का स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो योग 360 में बताए गए योगी क्रियाओं का अभ्यास करते रहिए। कार्यक्रम में अभी हो गया है एक समय ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे संस्कृत की, संस्कृत भाषा की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, और सुप्रभातम में अब बात करेंगे संस्कृत भाषा की और संस्कृत अध्ययन की, संस्कृत पढ़ने की, क्योंकि पढ़ाई का महत्व हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है और कहा है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः, यानी माता और पिता को अपने बच्चों को अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। केवल जन्म देना दायित्व नहीं है, बल्कि उनको पढ़ाकर बहुत अच्छा एक नागरिक बनाना भी उनका दायित्व है। तो चलिए संस्कृत पाठशाला में आपको ले चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र संस्कृत भाषा में कुछ वाक्यों का अभ्यास कराएंगे। आपको आपके जो वाक्य हैं उनको शुद्ध कराएंगे। तो आप संस्कृत भाषा का अभ्यास कीजिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। संस्कृत पाठशालायां सर्वेभ्यः पुरस्करोमि स्वकं नमः। अहम नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा के लक्ष्य के साथ शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने का कर रहे हैं प्रयास। तो अधिक साकांक्ष होकर आज पुनः आप कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण व लेखन को जाने, इसी उद्देश्य के साथ आरंभ करते हैं आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि ह और ल इन दो अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को सामान्यतः हम अशुद्ध लिख और बोल जाया करते हैं। विशेष रूप से यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक भाषाओं में तथाकथित प्रचलित व्यवहार के कारण और उसके भी अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तभी अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं प्रहलाद। यदि लेखन में ह और ल के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता को लेकर या अन्य भाषाओं में अधिक व्यवहार के तथाकथित और असंगत तर्क को आधार बनाकर और सबसे अधिक टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ल को पहले और ह को बाद में व्यवहृत समझने लगे, तब हम प्रहलाद को प्रह्लाद लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो ह और ल इस क्रम से जुड़ा प्रहलाद शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है आह्लाद। यहाँ भी यदि हम ह और ल के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि, अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे।
तो ऐसा हमसे चाहे या अनचाहे भी न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम आह्लाद अर्थात पहले ह और बाद में ल इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द आह्लाद का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही शब्द विशेष जो अधिक व्यवहार में है वह है मल्हार। यहाँ भी हम में से कई ल और ह के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया था कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण भी कभी कभी परिवर्तित कर जाया करते हैं। अर्थात कभी कभी हम ह को पहले और ल को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। यहाँ आप यह जान लीजिए कि यह मल्हार शब्द सर्वथा संस्कृत शब्द नहीं है। इसका मूल संस्कृत स्वरूप है मल्लार। 6 रागों में दूसरे राग के रूप में प्रसिद्ध है राग मल्लार। जैसा कि कहा गया है, आदौ मालव रागेंद्रस ततो मल्लार संज्ञितः। इस मल्लार राग को वर्षा कारक भी माना जाता है। यह प्रसिद्धि है। मेघ मल्लार रागस्य गानम वर्षासु सर्वदा, इस वचन के साथ। तो मल्लार इस संस्कृत मूलक शब्द का बाद में मल्हार और मल्हार इस नाम से भी हम अन्य प्रादेशिक भाषाओं में व्यवहार पाते हैं। यह भी हमें याद रखना चाहिए। अस्तु प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात ह और ल इन 2 अक्षरों के क्रम विन्यास से बने शब्दों का हम शुद्ध लेखन और तदनुसार ही शुद्ध उच्चारण करें, एतदर्थ रहें हम स्वयं अधिक सावधान। इसी सत्परामर्श के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में इतना ही। पुनरपि आयास्यामि अभिनव कक्षायां भवत्समक्षमहं समुपस्थितः इति बोधयन् नौमि सर्वान् संस्कृतानुरागी जनान्